हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। इस तरह है कि कल मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहला पॉइंट डिस्क्राइब किया था, जिसका नाम था प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कि हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन किस सिंक में चल रहा है या वकूअ पज़ीर हो रहा है। ठीक है, आज हम इसका दूसरा पॉइंट स्टडी करेंगे और आज ही हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम हो जाएगा। तो अगर कोई चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप अभी भी मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 2, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। Numerical value of equilibrium constant predicts the extent of reaction. It indicates to which extent reactants are converted into products. Kc की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं। It measures how far a reaction proceed before establishing equilibrium state. Equilibrium की हालत कायम होने से पहले रिएक्शन किस हद तक तकमील को पहुंच गया है, किस हद तक वकूअ पज़ीर हो चुका है, किस हद तक रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है, इसकी मेजरमेंट भी क्या कहलाती है? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, तो देखें केसी की वैल्यू से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे रिएक्टेंट्स किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं। और आपने ये डेफिनेशन ज़रूर तैयार कर लेनी है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। अब इसमें 3 मज़ीद पॉइंट्स हैं। लार्ज वैल्यू ऑफ केसी, तो कहता है अगर केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है? इससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर हमारा रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। मतलब हमारा रिएक्शन मिक्सचर किस पर मुश्तमिल है? उसमें प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर है। इससे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं? इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा रिएक्शन तकमील को पहुंच गया, हमारे तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके, हमारे तमाम रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके। ठीक है, जैसे कि उसने आपको एग्जांपल दी हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड की उसने ऑक्सीडेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। इसके लिए केसी की वैल्यू है 2.2 10⁻22। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब भी केसी की वैल्यू बड़ी होती है उसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स होंगे, रिएक्टेंट्स ना होने के बराबर होंगे। इसका मतलब ये है कि हमारा रिएक्शन तकमील को पहुंच गया, रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट में तब्दील हो गए, रिएक्टेंट्स ख़त्म हो गए, प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, ये कब होगा? जब केसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। स्मॉल न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, अगर केसी की वैल्यू कम हो, ठीक है, उससे हमें क्या अंदाज़ा होता है? उससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि इस केस में जब केसी की वैल्यू कम होती है तो हमारे प्रोडक्ट्स निग्लिजिबल होते हैं और रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ना होने के बराबर होती है और रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं। इसका मतलब हमारा रिएक्शन तकमील को नहीं पहुंचा। जब रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुआ। ठीक है, तो कहता है जब केसी की वैल्यू बहुत कम हो तो क्या होता है? रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर होते हैं। इसका मतलब हमारा रिएक्शन तकमील को नहीं पहुंचा, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं हुए,
रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं हुए, अगर हुए तो बहुत कम हद तक हुए। ठीक है, तो देखें NH3 रिवर्सिबल रिएक्शन, ये जब टूटेगा N2 बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा, 3H2 बनाएगा। तो इसमें आपको साफ नज़र आ रहा है Kc की वैल्यू कम है। तो आपने Kc की वैल्यू जब भी कम हो आपने अंदाज़ा लगा लेना है कि Kc की वैल्यू कम वैल्यू ये ज़ाहिर करती है कि हमारे रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ही रिएक्टेंट्स हैं, प्रोडक्ट्स ना होने के बराबर हैं। इसका मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील ही नहीं हुए, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में तब्दील नहीं हुए। ठीक है, फिर हमारे पास आता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ Kc इज़ नाइदर स्मॉल और नॉर लार्ज। Kc की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। ठीक है, तो कहता है इस केस में ना कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट होंगी, मतलब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की मिकदारें बराबर होंगी इक्विलिब्रियम की हालत पर। ठीक है, मुआवजना करेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की मिकदार एक दूसरे के बराबर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये कब होता है? जब Kc की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो। ये देखें पॉइंट N2O4 ने 2NO2 बना दिया तो हमें साफ नज़र आ रहा है यहाँ पे Kc की वैल्यू कितनी है, 0.211 है। ठीक है, 0.211 अगर आप इससे कंपेयर करो तो देखो इसकी पावर 10 की पावर 22 है, प्लस 22 है, इसका मतलब बहुत बड़ी वैल्यू है। और यहाँ पे देखें 10 की पावर -9 है, इसका मतलब बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू ना तो बहुत बड़ी है ना ही बहुत छोटी है। फिर हमारे पास ये देखें तो कहता है कि जी आपको इसमें दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हमारे पास N2O4 डीकम्पोज कर रहा है, N2O4 डीकम्पोज कर रहा है और NO2 रिकम्बाइन करके N2O4 बना रहा है। तो जिस रेट से N2O4 NO2 बना रहा होगा उसी रेट से NO2 वापस N2O4 बना रहा होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स बन रहे होंगे इक्वल रेट के साथ। तो हमें पता लग गया जब Kc की वैल्यू ना तो बहुत बड़ी हो ना ही बहुत छोटी हो तो क्या होता है, रेट्स बराबर होते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट की जो अमाउंट होती है वो कंपेरेबल होती है, एक दूसरे के आस बराबर होती है, वो कम। फिर हमारे पास आता है यूजेस ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स। देखिए हमारे एटमॉस्फेयर में दो गैसें ज़्यादा होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन, दूसरी होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन क्या वो इस्तेमाल बता रहा है, कहता है नाइट्रोजन से हम अमोनिया बनाएंगे, अमोनिया से हम नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र बना देंगे जैसा कि यूरिया। आपने यूरिया की खाद का नाम सुना होगा। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में दो गैसें मौजूद होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन और एक होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना लेते हैं, अमोनिया से हम यूरिया बना लेते हैं। यूरिया एक खाद के तौर पर इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। जिस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन मौजूद होगी वो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में दूसरी गैस कौन सी मौजूद होती है, वो होती है ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस से हम सल्फर डाइऑक्साइड बना सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में काम आती है गैस। सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक तेज़ाब है, बहुत ही ताकतवर तेज़ाब है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हम ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड आगे सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती होती है। ठीक है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बहरहाल आपने इतना याद रखना है कि ऑक्सीजन से सल्फर डाइऑक्साइड बनाई, सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का काम आता है जिसका फार्मूला आपने 9th में ही पढ़ा होगा, H2SO4 होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड को आप याद रखें, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकती है। ये सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं, तमाम केमिकल्स का बादशाह इसे कहते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया ये सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड एसिड है, ताकतवर एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का चैप्टर ख़त्म हो गया। मैंने आज के लेक्चर में आपको बताया कि
हम रिएक्शन की हद का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट किस हद तक प्रोडक्ट में तब्दील हो गए हैं। वो हम Kc की वैल्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि Kc की वैल्यू बड़ी होगी तो रिएक्शन तकमील को पहुंच जाएगा, ठीक है, और Kc की वैल्यू कम होगी तो रिएक्शन तकमील को नहीं पहुंचेगा, और Kc की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा होगी ना ही बहुत कम होगी, ना बहुत ज़्यादा होगी ना बहुत कम होगी, तो क्या होगा, कंपेरेबल अमाउंट्स में होंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। फिर मैंने आपको बताया हमारे एटमॉस्फेयर में दो गैसें ज़्यादा मिकदार में होती हैं, एक होती है नाइट्रोजन, दूसरी होती है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन से हम अमोनिया बना लेते हैं, अमोनिया से हम यूरिया बना लेते हैं, यूरिया खाद के तौर पे इस्तेमाल होती है, और इसी तरीके से ऑक्सीजन से हम सल्फ़र डाइऑक्साइड बना लेते हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड से हम सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को हम किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है वो एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स के बारे में होगा। तो इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।